ओम सभी को महिला पतंजलि योग समिति द्वारका की निःशुल्क कक्षा में आप सबका स्वागत है। विशेष स्वागत कंचन डोभाल जी का। आज जो आप विषय ले रही हैं, नशीली दवाओं का दुरुपयोग और मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ के विषय में है आपका। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, आज के समय को देखते हुए मेंटल हेल्थ बहुत गड़बड़ हो रही है सभी लोगों की, बच्चों से लेके बड़ों तक की। तो आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपका डॉक्टर साहब स्वागत है। और अनिल जोशी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपका परिचय हम सबको कराएं। वैसे तो काफी लोग आपको जानते हैं पहले से ही, फिर भी कुछ लोग नए हर बार जुड़ते हैं, तो उनके लिए हमारा एक करवाना कर्तव्य है। तो अनिल जोशी जी। जी धन्यवाद। आज जो है ये अ, विषय बिल्कुल हटकर है। सामान्यतः हम लोग मेडिकल के ही किसी विषय पर रहते हैं, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, वगैरह वगैरह। परंतु ये भी विषय जीवन को इतना प्रभावित कर रहा है, ये बहुत कम लोगों को अंदाजा होता है। पूरे एक प्रदेश के बारे में हो गया कि एक फिल्म बनी उड़ता पंजाब, और ड्रग्स के ऊपर एक फिल्म बनी कि पूरे पंजाब के ऊपर उसका क्या प्रभाव हो रहा है। हमारे आसपास के घरों में ही, कल ही हमारे घर में जो काम अ, करती हैं उनका पता चला कि उनके पति ने जो है उनको, दे आर लिविंग सेपरेटली, और उसका एक बहुत बड़ा कारण अल्कोहल है। वो परेशान हैं बहुत ज्यादा कि उनके जीवन को ये चीज प्रभावित कर रहे हैं। तो हमारे आसपास के भी जीवन को, बच्चे जो हॉस्टल्स में रहते हैं और अ, अगर उनको ठीक दिशा ना मिल पाए तो वो बच्चे भी जो है उस तरह से उनका जीवन प्रभावित हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और जीवन को प्रभावित करने वाला, हम सब लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाला विषय है। तो जो क्लिनिकल साइकोलॉजी है, काउंसलिंग है, रिहैबिलिटेशन है, इन सब चीजों का बहुत प्रभाव होता है, लोगों के जीवन बदल सकते हैं। तो उत्तराखंड से आपका मूल कंचन डोभाल का है, और डॉक्टर हैं, आपने पीएचडी की हुई है, और ये सब क्लिनिकल और रिहैबिलिटेशन विषयों की आप एक्सपर्ट हैं। आप यहाँ पर समय दे रही हैं हमको, उनसे ऐसी चीजें पूछनी चाहिए जो हम अपने परिवार, अपने जीवन, अपने आसपास के जीवन को बेहतर कर सकें। और वैसे भी हम लोगों के भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। मैं कंचन जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे प्रारंभ में हमारा मार्गदर्शन करें, व्याख्यान दें, और उसके बाद जो प्रश्नोत्तर है उनको ले लें। कंचन। आप सभी को शुभ प्रभात और मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये जो टॉपिक है, मैंने इसीलिए इस टॉपिक के लिए हाँ कही क्योंकि मैं खुद चाह रही थी कि इस टॉपिक पे खूब बातचीत हो। ये सबसे अंडररेटेड टॉपिक है। ड्रग्स या नशा जो है, लोग इसको अभी भी जो इसको देखने का नजरिया है, जो दृष्टिकोण है, वो उसमें बहुत बदलाव की जरूरत है। जैसे मानसिक समस्याएं हैं, शारीरिक समस्याएं हैं, वैसे ही नशा जो है वो भी एक मानसिक समस्या है, लेकिन इसको मानसिक समस्या के तौर पे नहीं, इसको एक बुरी आदत के तौर पे लिया जाता है। इसी वजह से बहुत कम रेट ऐसे होंगे कि जो नशे की चपेट में, और बहुत कम ही बाहर आ पाते हैं उससे। उसकी वजह यही है क्योंकि उसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, सही अप्रोच नहीं रखा जाता है फैमिली के द्वारा, रिलेटिव के द्वारा, हमारे आस पड़ोस के नेबर्स के द्वारा। तो बहुत नशे पे अगर हमें काम करना है तो सबसे पहले हमें नशे को लेके जो हमारी सोच है, अप्रोच है, जो नजरिया है, उस पर काम करने की जरूरत है। तब जाकर इसमें कुछ हो सकता है। ठीक है। तो ये जो मैंने आज का जो मैंने छोटा सा एक सोचा है कि जिस विषय में मुझे बात करना है, ये मैंने सारे एज ग्रुप को ध्यान में रखते हुए बोला है। क्योंकि आप लोग की जो एज ग्रुप होगी, ठीक है, और आपके घरों में जो होगी, वो उसमें जेंजी बच्चे भी होंगे, टीनेजर्स भी होंगे, तो उसमें उनके पेरेंट्स होंगे, तो पेरेंट्स के पेरेंट्स होंगे। तो अलग अलग वीडियोस या अलग अलग पीपीटीज नहीं बन सकती, मैंने उसमें एक जर्नल रखा हुआ है कि उसको सारे एज ग्रुप के लोग उसको कनेक्ट कर सके।
आप अपनी फैमिली के मेंबर्स या आस पड़ोस या रिलेटिव के बच्चों से भी आप वो कनेक्ट कर पाएंगे। तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगी इसमें। सबसे पहले जब हम ड्रग्स की बात करते हैं तो हमें पता है कि ड्रग्स क्या है। ड्रग्स एक ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं, ऐसे केमिकल्स हैं जो हम मुंह के अंदर डालते हैं, खाते हैं या पीते हैं या लेते हैं, क्योंकि हमें उसका कोई पर्पज है लेने का, जैसे कि बीमारी का इलाज करना है या दर्द से आराम मिलना है। और ये हमें डॉक्टरी सलाह द्वारा मिलता है ये ड्रग्स। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बिना कोई डॉक्टरी सलाह से और बिना कोई बीमारी के भी इतने खतरनाक केमिकल्स जो हैं वो मुंह के अंदर डालते हैं, यानी कि वो कंज्यूम करते हैं। लेते वक्त हमें उन्हें कोई आइडिया नहीं होता है कि ये कितना इसका डैमेज होगा आने वाले समय में। बस वो इन केमिकल्स को यूं ही ले लेते हैं और कोई अंदाजा नहीं है ये इतने घातक, इतने खतरनाक होते हैं। धीरे 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 आपकी मेंटल प्रोसेसिंग से लेकर आपकी हर जीवन के हर पहलुओं को अंदर घुस जाती है, पता भी नहीं चलता। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है लोगों को ये अवेयरनेस फैलाना कि इन केमिकल्स का इस्तेमाल यूं ही नहीं करते हैं, ऐसे ही कुछ भी मुंह के अंदर नहीं डाल देते हैं, कुछ भी। तो ये वाले जो केमिकल्स हैं, ये जो ड्रग्स हैं, ये लीगली अलाउड नहीं होता है लेना, लेकिन हम इंसान लेते हैं इसे, बच्चे बड़े बूढ़े सब इनको कंज्यूम कर रहे हैं। इसमें जब हम ड्रग्स यूज की बात करते हैं, ड्रग्स की बात करते हैं, तो इसमें बेसिकली तीन टर्म्स आते हैं। एक है कि ड्रग यूजर है, और एक है ड्रग एब्यूजर, और एक है ड्रग डिपेंडेंस। तो ड्रग यूजर वो हो गया जो कि इन केमिकल्स का या बिवरेजेस के फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, जैसे अल्कोहल हो गया, या फिर आप कोई गोली या कोई भी ऐसी चीज जैसे गांजा वगैरह, ये मैं आगे डिटेल में बताऊंगी। यानी कि कोई भी तरीके का पदार्थ आप जो ले रहे हैं, एक है कि कभी कभी लेते हैं, ओकेजनली कभी कभी लेते हैं, और उसके वजह से आपके किसी भी लाइफ के किसी भी डोमेन में कोई ऐसा असर नहीं आता, कुछ भी नहीं, सब काम हो रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो वो हो गया आपका सब्सटेंस यूजर, कभी कभी लेता है। दूसरा आ गया सब्सटेंस एब्यूजर, वो कभी कभी नहीं, वो बार बार लेता है और थोड़ा जल्दी जल्दी लेता है, फ्रीक्वेंसी उसकी जरा ज्यादा होती है। और वो इतना उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने लग जाती है, और वो उसके इसके फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से उसकी पर्सनल लाइफ, यानी पर्सनल ग्रोथ हो गया, काम धंधों में या पढ़ाई लिखाई में या फिर कमाई में, या फिर उसके रिलेशनशिप में, या फिर उसके सोशल लाइफ में, बाहर सोशली कितना इन्वॉल्व होना, इन डिफरेंट डिफरेंट डोमेन में इफेक्ट आना शुरू हो जाता है सब्सटेंस एब्यूजर का, क्योंकि अब वो बार बार इस्तेमाल कर रहा है। ये रेड फ्लैग है। यहाँ से फिर एक तीसरी श्रेणी बनती है जो सब्सटेंस डिपेंडेंस हो जाता है। यानी सब्सटेंस डिपेंडेंस यानी कंप्लीटली उस पर डिपेंडेंट है। उसके चार बेसिकली उसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। यानी कि वो व्यक्ति जो होगा उसको हर वक्त क्रेविंग होगी लेने की, हर वक्त क्रेविंग उस सब्सटेंस को, उस केमिकल को, यानी कि उस नशे की चीज को लेने की। दूसरा, उसमें अगर वो ना ले तो उसकी पूरी बॉडी में विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, यानी कि कंपन आना या नींद ना आना, भूख ना लगना, घबराहट सी रहना, इस तरह के सिम्टम्स आने लग जाते हैं। और ये जो व्यक्ति होगा, इसकी जो मात्रा होगी लेने की वो पहले से बढ़ती जाती है। वही किक पाने के लिए उसको अमाउंट अब पहले से ज्यादा लेना पड़ता है, पैग पहले से ज्यादा लेना पड़ता है, ताकि सेम उसको वो फील आए। तो ये वाली जो सब्सटेंस डिपेंडेंसी जो आ जाती है, ये है सबसे खतरनाक। इसको ऐसे लेके चल सकते हैं कि जैसे कोई जिंदा लाश, मतलब कि वो जिंदा तो है पर फंक्शनल नहीं है। तो इसकी जो बीच वाली श्रेणी थी, मेरा हमेशा से जो मैंने अब अपने उसमें अपने प्रोफेशन में एक ये उठाया है कि मुझे कोशिश ये करना है कि जो सब्सटेंस यूजर से वो एब्यूजर ना बन जाए, ये, ताकि वो एब्यूजर में एक बार आ गए तो वो डिपेंडेंसी में आने में उन्हें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये तीन टर्म इसमें देखने होते हैं। सब्सटेंस डिपेंडेंसी में एक और चीज आता है जिसको हम बोलते हैं कि लॉस ऑफ कंट्रोल। पीने लगे तो सोचा तो था कि इतना ही पीऊंगा, लेकिन उसके बाद रुका नहीं जाता है, ये भी उसमें आता है। तो ये सब रेड फ्लैग्स हैं। ये इसका मतलब है कि आप ये इसकी चपेट में जाने वाले हैं।
चपेट में जाना तो आसान है, लेकिन निकल पाना नेक्स्ट टू नामुमकिन होता है बहुत केसेस में। चलिए हम जान लेते हैं कि रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर का मतलब होता है ये वो क्या हालात हैं जिन हालातों में एक व्यक्ति इस तरह की नशे की चपेट में आता है, या किस तरह का व्यक्ति इस तरह के नशे की चपेट में आता है, यानी कि किस तरह का व्यक्ति और किन हालातों में, हालातों के वजह से एक व्यक्ति नशे की चपेट में आता है। तो इन वजहों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वजह ही उसका निवारण भी है, सल्यूशन भी है। जब वजह पर पता हो तो फिर सल्यूशन भी वजह में ही होती है। नशा सिर्फ ऐसे बोलकर नहीं छोड़ा जाता है कि नशा छोड़ दो, नशा छोड़ दो। ऐसे बोलकर नहीं होता है। नशे के पीछे की वजह होती है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। आप लोग कृपया ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है आपके लिए नहीं एप्लीकेबल हो, लेकिन आपके अपनों के लिए शायद काम आ जाए। तो सबसे पहले तो ये है लैक ऑफ अवेयरनेस। मैंने जैसे पहले बताया कि लेते वक्त में आदमी इसको इसकी अवेयरनेस नहीं होती है। अ, मेरे जब ओपीडी में, मैं जैसे हॉस्पिटल में भी काम करती हूँ। मॉर्निंग में मैं यहाँ के महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में हूँ, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट। चाहे वो मेरे हॉस्पिटल की ओपीडी हो या फिर मेरे क्लिनिक में हो, क्लाइंट आता है और वो कहता है कि मैडम नशे का शिकार है, पेरेंट्स लेके आए हुए हैं या वाइफ के साथ आया हुआ है। तो जब उससे बात करो तो कहता है नहीं मैम, मैं तो कुछ नहीं, बस कभी कभी मैं बस अल्कोहल ले लेता हूँ। मैम मैं नशा नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ अल्कोहल लेता हूँ। तो एक तो ये भी उनकी सोच ऐसी है कि अल्कोहल को वो नशे में नहीं इंक्लूड करते। नशा उनको लगता है सूखा नशा ही नशा होता है, अल्कोहल नहीं होता है। अल्कोहल एक ऐसी अंडररेटेड, मतलब अंडररेटेड नहीं, मतलब सबसे छुपी चीज है जिसको कि वैसे ही कल्चर में कई जगह कल्चरली इसको लिया जाता है। इसके लिए तो पूरा एक शाम रखी जाती है कॉकटेल, जिसमें कि दबाकर इसको कंज्यूम किया जाता है। तो लोग इसको हल्के में ले लेते हैं, इसको तो एडिक्शन में रखते ही नहीं है। तो एक तो उनको अवेयरनेस नहीं है कि आज आपने ये थोड़ा थोड़ा लेना शुरू किया है, ये कल को बढ़ सकती है, आपको लॉस ऑफ कंट्रोल आ सकता है, आपको आपकी अमाउंट बढ़ सकती है इसमें, उसका नहीं उनको आइडिया होता है लेते वक्त में। तो लैक ऑफ अवेयरनेस होती है एक तो। अच्छा, ये बच्चे भी जो होते हैं जब अपने टीनेजर में होते हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं खाने पीने का, अब वो बड़े हो रहे हैं तो जरा बड़ों की नकल मारते हैं, तो वो नशा स्मोक सब करते हैं। वो एडल्टहुड की तरफ जाते हैं, यानी एडल्ट वाली एक्टिविटी तो करते हैं, लेकिन जहन में बिल्कुल नहीं पता होता है कि इसने ले जाना कहाँ तक है, इसको कितना लेना होता है और कितने छोड़ना होता है। वो यहाँ वो भूल कर जाते हैं। और वो भूल इसलिए कुछ लोग भूल कर जाते हैं, वो क्यों? क्योंकि वो उनके साथ ये बहुत सारे रिस्क फैक्टर होने की वजह से वो इनकी चपेट में आ जाते हैं। स्टार्ट तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए किया, लेकिन कई सारे रिस्क फैक्टर उसके जीवन में थे, उसकी वजह से वो उसका चपेट में ही आ गया। तो रिस्क फैक्टर की जब मैं बात करूं तो एक तो ये है कि लैक ऑफ अवेयरनेस, उन्हें पता ही नहीं है एग्जैक्टली exactly कि ये कितनी घातक है। दूसरा, मूवीज में म्यूजिक में हीरो ले रहा है, हीरोइन ले रही है, वेस्टर्न कल्चर में फीमेल भी उतनी ही एडिक्ट हो रही है नशे की, गर्ल्स भी उतनी ही एडिक्ट हो रही है। मेरे पास आए दिन फीमेल ज्यादा आती है, मेल से ज्यादा फीमेल आ रहे हैं। उनको मॉडर्न दिखना है तो वो मॉडर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, और कल्चर का पार्ट एक स्मोक और नशा को ये लोग लेकर चलते हैं। ये वेस्टर्न कल्चर उनके पर्सपेक्टिव ऐसा है। अभी भी उनको पता नहीं है कि ये क्या है, इतने खतरनाक केमिकल है, ये क्या डैमेज करेंगे ये पता नहीं। दूसरी चीज, कई लोगों को ये ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने देखा है कि हीरो या जब भी कोई गम हो तो इसका सेवन करने से गम से मुक्ति मिल जाती है, तो वो इसको एज ए मेडिसिन ले रहे होते हैं, पेन रिलीवर का काम करने के लिए। ठीक है, उसके लिए वो स्ट्रेस है तो वो किसी साइकोलॉजिस्ट से नहीं मिलते हैं, ये नशा लेना शुरू कर देते हैं, इससे वो अपना इलाज खुद ही करने लग जाते हैं। चलिए, दूसरी चीज, कई ऐसा व्यक्तित्व, जैसे मैंने कहा कि हर कोई इसकी चपेट में नहीं आता, कुछ खास लोग इसकी चपेट में ज्यादा देखने को मिलते हैं, वनरेबिलिटी बहुत हाई होती है। कैसे? जिनका व्यक्तित्व जो है, जो बहुत जल्दी एंग्शियस हो जाते हैं, बहुत जल्दी उनको स्ट्रेस टॉलरेट करने का क्षमता नहीं है, इमोशंस को ठीक से रेगुलेट, यानी इमोशन, गुस्सा आ रहा है तो बहुत आ रहा है, लाड आ रहा है, प्यार आ रहा है तो बहुत, दुखी हो गए तो बिल्कुल ही बह गए,
यानी कि ऐसे वाले जो हाईली सेंसिटिव है, इमोशनल है, ऐसे व्यक्तियों को भी ये भी बहुत वनरेबिलिटी बहुत हाई होती है इनकी नशे में जाने की। इनको बहुत ज्यादा इन पे ध्यान रखने की जरूरत होती है। दूसरी चीज, ऐसे वाले व्यक्तित्व जिनको जो इम्पल्सिव है, यानी कि उनमें थोड़ा एडीएचडी वाले ट्रेड्स है, इम्पल्सिव, जल्दी बिदक जाना, जल्दी रिएक्ट कर जाना, तुरंत के तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं करना, रिएक्ट कर जाना। और इनमें लो सेल्फ स्टीम है, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है। जो ऐसे वाले ट्रेड्स के, इस तरह का व्यक्तित्व वाले लोग भी इसकी चपेट में जल्दी आ जाते हैं और रह जाते हैं इसमें। तो अगर हमारे घर परिवार में ऐसा लगता है कि कोई एंग्शियस है, जो बहुत ज्यादा नकारात्मक विचारधारा रखता है, हमेशा नेगेटिव पहले सोचता है, उन पे खास तौर से उनका ध्यान रखने की जरूरत है। नहीं तो वो आगे जाके इसकी चपेट में आ सकते हैं। वो बच्चे से ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शुरुआत, पर्सनालिटी कोई एडल्ट में नहीं बनती है, ये टीनेजर में बननी शुरू हो जाती है, स्कूल टाइम से बननी शुरू हो जाती है। 16-17 तक आते आते पर्सनालिटी बन जाती है। तो ये वाला जो काम होगा, जिनको हम बचा सकते हैं वो बच्चों को, और जिनकी ऑलरेडी ये पर्सनालिटी बन चुकी है उन पर खास ध्यान रखने की जरूरत है। और ये रिस्क फैक्टर जो होंगे, हाँ, ऐसे लोग जिनको कोई ना कोई मानसिक दबाव है, मानसिक समस्या, मानसिक दबाव, लेकिन वो डॉक्टर के पास नहीं पहुंचते हैं। वो शायद मानसिक समस्याओं को बहुत हल्के में ले लेते हैं, और वो खुद ही इन इन नशे से अपना इलाज कर रहे होते हैं। तो वो किस तरह के, जैसे कि कोई व्यक्ति काफी समय से बिना कोई वजह के या वजह के साथ में उदासी में है, और उदासी लंबी चली गई है, लगभग 2 हफ्ते से ज्यादा उदासी में जा रही है, या 10-15 दिन से ज्यादा वो उदासी में जा रहा है, तो चांसेस है कि वो ये बॉटल या कोई कुछ नशा ले लेगा, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो। तो अगर वो इस तरह की उदासी में आ रहा है, तो बजाय इन चीजों को लेने के लिए वो ऐसे लोगों से मिले जहाँ वो शेयर कर सकता है, अपने घर के बड़ों बुजुर्गों से बात कर सकता है, नहीं तो फिर कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट वगैरह से मिल सकता है अपने स्ट्रेसर पर काम करने के लिए। लेकिन खुद इलाज ना करने बैठ जाए इन नशे को लेकर। तो एक तो जैसे डिप्रेशन हो गया, या ओसीडी है, ऑब्सेसिव थॉट है, कोई नेगेटिव ऑब्सेसिव थॉट है जो उस व्यक्ति को बहुत परेशान कर रहा है, और उससे आराम पाने के लिए उसने इसको ले लिया, पी लिया। एडीएचडी यानी कि अटेंशन डेफिसिट, बहुत लोगों को ये बचपन से चलती हुई आ रही होती है, अटेंशन नहीं, ध्यान की कमी, चंचलता दिमाग में, ओवर थिंकिंग चलती रहती है, रेस ऑफ थॉट्स, टिकाऊ नहीं है, एक जगह पे टिकना नहीं है, एक काम पे टिकना नहीं है, ऐसे वाले में उनको बेचैनी रहती है, तो उनको ये चीज पीकर आराम मिलता है। अरे एडीएचडी का इलाज कराते हैं, उसका इलाज नशा नहीं है। तो ये कुछ साइकियाट्रिक, कुछ मेंटल कंडीशन भी है जिनकी वजह से भी लोग इससे आराम पाने के लिए नशा लेते हैं। और क्या हो सकते हैं, जैसे जिनको नींद नहीं आ रही है, स्लीप इशू है, जिनको डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, या फिर जिनको सोशल एंजाइटी है, शर्मीला स्वभाव का है, बाहर निकलने में उसको शर्म आती है, डरता है, घबराहट होती है, कुछ किसी भी तरह की, और उसको पर्सनालिटी इश्यूज हैं अगेन, तो वो ये व्यक्ति इस तरह से इलाज इनमें ढूंढता है, नशे की चीज में। दूसरा, आदमी बोर हो रहा है घर में, बोर हो रहा है, उस बोर्डम को हटाने के लिए भी नशा ले लेता है। हमने ये चीजों को पकड़ना है, ये है कारण, इन कारणों में काम करके ही होगा, ना कि ये बोल के कि नशा छोड़ दो, नशा छोड़ दो। नशा ऐसे नहीं छूटता है। हाँ, तो हमने ये भी देखना है कि कोई व्यक्ति है, उसके पास ज्यादा काम करने के लिए है नहीं, या घर में ज्यादा रहता है, इंट्रोवर्ट है, शाई नेचर है, अंदर ही अंदर रहता है, और वो बोर हो जाता है, तो बोरियत को दूर करने के लिए। दूसरी, आपकी ऐसे भी व्यक्ति जिनको इंटरपर्सनल इश्यूज हैं, इंटरपर्सनल इश्यूज मतलब ऐसा मनुष्य है जो अपनी बात ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाता, चुप चुप रहता, अंदर ही अंदर रहता है। अब उसकी उसकी शादी है, लेकिन अपने मतलब वो मैरिड है, लेकिन कटा कटा चुप चुप रहना। वाइफ भी बोलेगी कि ये ज्यादा बात ही नहीं करते हैं, अपने में ही रहते हैं। तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो एम्पैथी, ये सारी चीजें जिनमें जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो वो आदमी अकेला महसूस करता है, फिर अकेलेपन को दूर करने के लिए भी वो नशा लेता है। दूसरी चीज हो गई लो सोशल सपोर्ट, सोशल सपोर्ट नहीं है। मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि कई वजह से वो कई हालातों की वजह से या किसी भी वजह से सही नहीं चल रहा है,
और उसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ना वाइफ का मिल रहा है, ना फैमिली का, ना बच्चों का। उसके बाद फिर कोई उसको लगता है और फिर मुझे अपना सपोर्ट खुद ही करना पड़ेगा। और वो उन इनका सहारे में फिर आ जाता है वो, जहाँ पे कभी ऐसी जरूरत हो कि कोई वाकई में फैमिली सपोर्ट की जरूरत थी, तो उसको लगता है कि वो तो मिलेगी नहीं, नशे से सपोर्ट ले लेता हूँ। दूसरी चीज हो गई, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसे व्यक्ति जिनकी कोपिंग मैकेनिज्म होती है स्ट्रेस से लड़ने की। हर इंसान के अंदर एक स्टाइल होता है, एक मैकेनिज्म है, वो उसके माध्यम से स्ट्रेस से लड़ता है। तो कई ऐसे लोग होते हैं जो स्ट्रेस से ना लड़ने के बजाय भागते हैं, स्केप करते हैं, अवॉइड करते हैं। तो जिनमें अवॉइडेंस, स्केपिज्म, प्रॉब्लम सॉल्विंग उनमें नेचर नहीं है। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम से घबरा जाते हैं, नशे की चपेट में ले लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कला उनमें नहीं है। दूसरे, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम ज्यादा है, नकारात्मक में ज्यादा चले जाते हैं, डर में ज्यादा रहते, कहीं ऐसा हो गया तो, कहीं ऐसा नहीं हुआ तो, ये वाले पैटर्न ज्यादा है नेगेटिव थॉट में। ये भी जल्दी नशे की चपेट में आ जाते हैं। या फिर किसी का चाइल्डहुड ट्रॉमास बहुत रहे हो, लाइफ में बहुत उथल पुथल रही हो, वो अभी तक भूल नहीं पाए, उसकी चपेट में आज भी है, और ये कभी कहीं डिस्कस नहीं हुआ। तो ये भी कारण हो जाते हैं। तो ये कुछ कॉमन रिस्क फैक्टर हैं कि किन हालातों में या किस तरह का व्यक्ति नशे की चपेट में आ सकता है। दूसरा इसमें आता है एनवायरमेंटल फैक्टर। ऐसे एनवायरमेंट का भी इसमें रोल है, जैसे मैंने बताया कि मीडिया हो गया, ठीक है, इसका रोल है। मीडिया में आप बड़े अच्छे से इसको दिखा रहे हैं, उसको एज ए बीमारी नहीं दिखा रहे, एज ए फैशन दिखा रहे, कल्चर दिखा रहे, तो लोग इसको ले रहे हैं, इसको बिना जाने कि कितना ये डेंजरस है। दूसरा, अगर आपका घर ऐसी जगह में है जहाँ जगह जगह ठेके हैं, ये जगह जगह इस तरह का सब्सटेंस बेचे जाते हैं, तो वो भी एक खतरा है, रिस्क फैक्टर है कि बच्चा चपेट में आ सकता है, क्योंकि इजीली मिल रहा है वो। तो ऐसे वाले जो हाई रेट क्राइम वाले एरियाज हो गए, या जहाँ पे ड्रग्स सेल किए जाते हैं, ठीक है, या फिर कोई ऐसे प्रोफेशन जैसे फौज हो गया, या फिर आपका हिल एरिया में रहने वाले लोग, हिल एरिया में या हमारे गढ़वाली जो है, पहाड़ी हैं, ये तो कल्चर में लेके चलते, ये रोज दो घूंट लगाई और बस ठीक है, सो गए। तो ये इनमें इसको लोगों ने अपने आप ही इसको एक वो दे दी है, मान्यता दे दी है। पर हमारे उसमें इसको मान्यता प्राप्त नहीं है। फिर फाइनली आते तो हमारे ही पास है, फिर जब वो अति हो जाती है, ठीक है। तो और दूसरी चीज, ऐसा माहौल जिसमें बच्चे ने बहुत जल्दी इस चीज का एक्सपोजर देखा हो, यानी पिता ले रहे हैं, ताऊजी ले रहे हैं, घर के बड़े ले रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, बच्चों ने उस चीज का एक्सपोजर खुद टीवी मीडिया से भी लिया और सामने सामने भी लिया। तो जब उसको लग रहा है कि बाप ले सकता है तो मैं क्यों नहीं, इसका मतलब लेने वाली चीज ही होगी, तभी ले रहे हैं सब लोग। तो ये भी एक एनवायरमेंटल इफेक्ट है। खाली यही नहीं कि उसके अंदर वो व्यक्तित्व ऐसा था, ये एनवायरमेंटल फैक्टर में भी तो हमें थोड़ा इस पे भी ये भी नजरअंदाज में हो जाता है। तो ये भी रिस्क फैक्टर्स हैं। अगर मैं ये बोलूं कि आदमी क्यों लेता है, अब हम आते हैं कॉजिंग फैक्टर्स में। ये तो थे सारे रिस्क फैक्टर। अब आते हैं कॉजेस, क्यों लेता है। तो एक आदमी जब वो किसी अनप्लेजेंट, यानी कि वो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर रहा है जिसमें वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है, एंजाइटी है, सैडनेस है, बोर हो रहा है, अनप्लेजेंट इमोशन से डील कर रहा है, तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो इस चीज को लेता है। दूसरी चीज है फिजिकल डिस्कम्फर्ट। अगर वो पेन में है, उसको दर्द हो रहा है, तो ये पहले भी ये चलता था ना कि थोड़ा सा कहीं बुखार है या दर्द है तो ब्रांडी दे दो, थोड़ा ये दे दो, थोड़ा गर्म पानी में डाल के दे दो। ये आज भी है, बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं, मैडम जब तक मैं पीता नहीं हूँ पेट साफ नहीं होता मुझे, जब तक मैं पीता हूँ ना नींद नहीं आती। तो नींद के लिए, पेट साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल करना, ठीक है। तो ये जो है फिजिकल डिस्कम्फर्ट के लिए भी इस्तेमाल करता है आदमी। दूसरी चीज है प्लेजेंट इमोशन को और बढ़ाने के लिए, खुशी का माहौल है और खुश हो जाए, उसको और बढ़ाने, दोस्त यारों के साथ बैठे हैं तो और ज्यादा खुशनुमा माहौल बन जाए और बह जाए। तो उस ये भी एक कॉजिंग फैक्टर है इसका। नेक्स्ट इसका कॉजिंग फैक्टर में हम ये ले लेते हैं, हाँ, कोई लोग ये इसलिए भी लेते हैं कि एक बार मैं चेक करना चाहता हूँ कि मैं अपने आप को रोक पाऊंगा कि नहीं रोक पाऊंगा, जो पहले से लेता हुआ व्यक्ति था।
वो भी कई बार फिर से इसकी चपेट में आ जाता है। एक बार फिर शुरू हुआ तो फिर शुरू हो जाता है। दूसरा, अर्ज एंड टेम्पटेशन। पॉजिंग फैक्टर में अर्ज एंड टेम्पटेशन होता है जब वो ठेके की दुकान से गुजर रहा है, या उसने दोस्त ने कॉल किया और उसने इनवाइट किया कि आज हम पीते हैं, बैठते हैं, तो इस तरह के वो रोक नहीं पाता। ऐसे सुनने से, देखने से वो अपने अर्ज को, टेम्पटेशन को रोक ना पाना, ये भी पॉजिंग फैक्टर में आ जाता है। या फिर घर में बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बीवी के साथ नहीं बन रही है, फैमिली के साथ नहीं बन रही है, बॉस के साथ नहीं बन रही है, इस तरह के कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उस पे भी ये नशे में आ सकता है। सोशल प्रेशर, जब दोस्त यार जबरदस्ती फोर्स करते हैं, यार क्या सब ले रहे हैं तू नहीं ले रहा है, वहां पे ना नहीं कर पाना, फॉर्मली नो नहीं कर पाना, तो ये कुछ कॉजिंग फैक्टर्स हैं। ये है जिन पे हमें काम करना होता है, परिवार को काम करना होता है, व्यक्ति को काम करना होता है। नशा ऐसे नहीं छोड़ती है, नशे पे तो काम करना पड़ता है, सबको मिलकर, सबको मिलकर। तो ये थे। अब इससे क्या हो रहा है कि इन सब्सटेंस से या तो कुछ मिल रहा है या फिर कुछ रिलीज हो रहा है। मिल क्या रहा है, जब इसको लेते हैं तो पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी आती है, जैसे कि अच्छा फील होना, फन महसूस करना, अंदर गुड फील होना, सुप्रीम फील करना। मान लो किसी को बहुत ज्यादा लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, इसको लेने के बाद बहुत हाई फील करना, तो उसको ये अच्छा अच्छा पॉजिटिव वो मिलने लग जाता है, इसीलिए वो इसका इस्तेमाल करता है। जबकि होना ये चाहिए था कि उसकी जो भी वीकनेसेस हैं, जो भी उसकी कंडीशंस हैं, फिजिकल मेडिकल हेल्थ कंडीशन, इनमें अलग से इनके डॉक्टर हैं, उनसे वहां से उनका सोल्यूशन निकालना था, लेकिन वो इनको ले लेता है। दूसरा, वो अपने प्रॉब्लम्स को, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को, अपने तनाव को रिलीफ पाने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए लेना। अच्छा, कुछ कॉमनली ड्रग्स हैं जो कि आमतौर से इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें अल्कोहल नंबर 1 पे है। उसमें आता है वाइन, बियर, टॉडी, एरेक, विस्की, रम एक्सेट्रा। ये भले कल्चर ने इसको वो किया हुआ है, मान्यता मेडिकल है, केमिकल तो अफेक्ट करेंगे ही। पूरा का पूरा केमिकल आपका ये फ्रंटल लोब को इफेक्ट कर देता है। मुझे याद है एक बार मैंने वोदका ली थी, वोदका का अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा हो गया था, उसमें वो किसी ने अपने हिस्से की डाल दी, तो वो लेने के बाद मेरी आवाज लड़खड़ा गई। वो दिन था। उसके बाद मैंने बस ये कहा कि बस इतना ये एक ट्रेलर काफी था, मुझे और कुछ नहीं, मैं बज गई। तो सोचो कि ये तो पीने से आपके मूवमेंट, हाथ पैरों के मूवमेंट, बोलने का स्पीच, एवरीथिंग, सोचने समझने सबको असर कर देता है। वो तो अल्कोहल करता है सबसे ज्यादा, तो अल्कोहल में तो कितने मेडिकल कंडीशन, कितने इसके साइकेट्रिक कंडीशन अल्कोहल से आते हैं जिसका कोई अंदाजा ही नहीं है। तो नंबर 1 कॉमनली यूज ड्रग में आता है अल्कोहल। फिर आता है ओपियोइड, जिसमें स्मैक वगैरह आ जाती हैं, गोलियां आ जाती है, हेरोइन आ जाती है। फिर कैनबिस आता है, जिसमें गांजा आता है, चरस आता है, भांग आता है, मैरिजुआना आता है। ठीक है। फिर हमारे कुछ बेंजोडाइजेपिन, कुछ ऐसी दवाइयां हैं। एक और चीज है, मान लो किसी को घबराहट हुई या कोई दिक्कत आई, वो डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कुछ उनको जो दवाई दी, वो दवाई को वो अपने आप ही फिर मिस यूज करने लग जाते हैं। मान लो उनको कोई नींद की कोई दवाई दी होगी और कुछ समय के लिए दी होगी, उसके बाद वो अपने आप ही और उसको बढ़ा देते हैं उसकी ड्यूरेशन, खुद ही, बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी। वो भी गलत है, क्योंकि है तो ये सारे ही केमिकल्स, इवन जो डॉक्टर दे रहा है वो भी केमिकल्स है, लेकिन वो अपनी निगरानी में दे रहा है इसलिए सेफ है। और यहाँ पे व्यक्ति अपने आप ही कंज्यूम कर रहा है, वो अनसेफ है। दूसरी चीज टोबैको हो गया इसमें। ठीक है, टोबैको में स्मोकिंग, सिगरेट, पाइप, बीड़ी, सिगार, खैनी, पान, जर्दा, ये सब आता है इसमें। स्टिमुलेंट्स भी है जिसमें कॉफी भी आता है, कैफीन जिसमें ज्यादा होता है। कोकेन अपना एक ये वाइट कलर का होता है, और ये साउथ अमेरिका में ज्यादा देखने को मिलता है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होता है, बहुत मोस्ट एडिटिव माना जाता है, इसकी लत नहीं छूटती है। फिर टाइप है दूसरा, स्टिमुलेंट्स मैंने आपको बताया, जो हमें थोड़ा सा, जैसे नींद, बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं और पढ़ने के लिए वो चाहते हैं कि नींद थोड़ा सा वो अलर्ट रहे, उसके लिए वो कॉफी और बार बार कॉफी पी लेते हैं। आजकल तो ये चलन चल रहा है कि बच्चे कॉफी का सेशे फाड़ते हैं और डायरेक्ट मुंह पे ही ले लेते हैं, और 1 2 और 3 इस तरह का चल रहा है ये, उसको एक्टिव रखने के लिए अपने आप को। तो ये थोड़ा तरीके सही नहीं है। कुछ बच्चे, शुरुआत हो जाती है इनहेलेंट से,
सूंघने से, जैसे कि वाइटनर सूंघना या फिर थिनर पेंट सूंघना या ग्लू सूंघना, वहां से। ड्रग लेने से, ड्रग से क्या क्या डैमेज होता है? फाइनेंशियल लॉस तो होता ही है, जिनको इसकी आदत जो फ्रिक्वेंटली ले रहे हैं या डिपेंडेंसी है, तो फाइनेंशियल लॉस। ऑक्यूपेशन लॉस, यानी कि उनकी नौकरी अब गई तब गई, कमाई क्या ही हुई। फैमिली लाइफ डिस्टर्ब, सोशल लाइफ डिस्टर्ब। नशा लेने वाला व्यक्ति ज्यादातर अपने औरों से अलग हो जाता, अकेला हो जाता है, वो फिर बाहर निकलता भी बहुत कम है, या निकलेगा तो नशा लेने के लिए निकलता है। सोशल, हेल्दी सोशल लाइफ उसकी रह नहीं जाती है। ठीक है, लीगल भी उसके ऊपर बहुत सारे कई बार लीगल केसेस आ जाते हैं, क्योंकि नशा करके वो गाड़ी चला रहा है, एक्सीडेंट हो गया, या नशे में उसने कोई ऐसी हरकत कर दी, तो उसमें लीगल इश्यूज आने के भी चांस है। ये खतरे हैं इसके। मेडिकल इश्यूज में हम सब जानते हैं, हार्ट डिजीजेस, लीवर डिजीजेस, डाइजेस्टिव सिस्टम का खराब हो जाना, इनफर्टिलिटी, नपुंसकता भी इससे आ जाती है। बच्चे नॉर्मल नहीं होते हैं, बच्चों में आईक्यू लेवल लो पाया जाता है, फिट्स आना, कैंसर, एचआईवी, ठीक है, और आपके लंग्स डिजीज, और फाइनली डेथ तक में आ सकती है संभावना। इसमें जो मानसिक बीमारियां उत्पन्न होती हैं इनको लेने से, वो है डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद की कमी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, शक, हेलुसिनेशन, कुछ सुनाई दे रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है जो कि एक्चुअल में है नहीं वहां पे, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, ध्यान की कमी, अटेंशन, कंसंट्रेशन, मेमोरी में कमी, डिसीजन मेकिंग में कमी, जजमेंट में कमी, प्लान ऑफ एक्शन बनाने में कमी, ये पूरा फ्रंटल लोब को चट कर जाता है। दूसरा, वेजिटेटिव फंक्शन, यानी जो हम आम इंसान हर कोई करता है, जो बायोलॉजिकल फंक्शनिंग है, जैसे कि आपको एक गोल सेट करना, आगे बढ़ना है, मोटिवेशन, ये सब नहीं रहता। किसका मोटिवेशन? लॉस ऑफ इंटरेस्ट, लॉस ऑफ मोटिवेशन, लॉस ऑफ लिबिडो, सेक्सुअल डिजायर भी खत्म हो जाती है। फिर उसमें एलिमिनेशन, आपका पेट साफ ढंग से ना होना, डाइजेशन का इश्यू रहना, ठीक है, भूख का ढंग से लगना नहीं, तो ये सारी चीजें इसमें ये भी चपेट में आ जाती हैं। अब मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको बता रही हूँ, ये चीज ना हो सकता है आप लोग के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो भी नए बच्चे हैं, जो आपके घर में आपके बेटी के बच्चे हैं या आपके बेटे के बच्चे हैं, उन पे ध्यान देने की। ये जो मैं अभी अर्ली रिकॉग्निशन ऑफ सब्सटेंस यूज, भले ये मैंने वैसे कॉलेज के बच्चों के लिए रखा था ये, लेकिन मैं आप लोग को भी इसीलिए बता रही हूँ कि आप लोग थोड़ा चौकन्ने रहें, घर में जो टीनेजर बच्चे उनमें, जब आप ऐसे देखो, क्योंकि अभी ये चपेट में एक्चुअल में जो है जिनको हम बचा सकते हैं वो ये वाले हैं, जिनमें हम ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये वाले जो है, कैसे रिकॉग्नाइज करा जाए कि आपके घर में का बच्चा जो है कहीं वो इसकी चपेट में तो नहीं आ रहा है? नंबर वन, सबसे पहले अगर वो एब्सेंट ज्यादा हो रहा है, स्कूल से आ रहा है कि वो घर घर से जाता है लेकिन वहां नहीं जा रहा है, एब्सेंट हो रहा है। दूसरा, वो अपने हॉबीज, जो चीज वो पहले करता था, अब उसमें वो ज्यादा हिस्सा नहीं ले रहा है, डेली रूटीन फॉलो नहीं कर रहा, होमवर्क भी छूट रहा है, स्पोर्ट्स में भी अब वो उतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ये कुछ कुछ है, आप उनको आप वहां से थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। दूसरा, नो लॉन्गर स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स। अब वो अपने जो पुराने फ्रेंड्स थे जिनका घूमता फिरता था, वो उनके साथ नहीं रहता, उनको पता ही नहीं है कि वो अब कहाँ रहता, अब वो नए दोस्तों के साथ रहेगा जो कि ड्रग्स लेते हैं, तो वो तो नए दोस्तों के साथ घूमेगा फिरेगा, पुराने दोस्तों को कुछ पता भी नहीं रहता वो कहाँ गया है, आजकल रहता कहाँ है। लॉस ऑफ एपेटाइट, माँ को जब लगे कि ये ठीक से खाना नहीं खा रहा और इसका वजन भी गिर रहा है, और कभी कभी देखे कि आंखों में ना रेडनेस सी है, उसकी आंखें लाल लाल सी हो रही है, पफीनेस है, अ- अ- उसको, वो ठीक से खड़ा भी नहीं होता है, नजर भी नहीं मिला रहा है, हाथ पैर उसके, थोड़ा हाथों में उसकी कंपन सी दिखेगी, ठीक है, थोड़ा इस तरह से आप नोटिस कर सकते हैं। बोलते वक्त में ऐसा लगा जैसे वो नशे में बोल रहे हैं, तो उसकी आवाज जो होगी वो स्लर करेगी, ड्रॉजीनेस दिखेगा, ऐसा लगेगा जैसे नींद से उठकर आया, ऐसा लैक ऑफ स्लीप, फीलिंग टायर्ड, ऐसे दिखेगा। स्वेटिंग दिख रही हो उसके फेस में, हाथों में, मूड उसका चेंज दिख रहा है, आपको लगे आजकल जल्दी जल्दी फ्रस्ट्रेट, चिड़चिड़ाहट जल्दी देखने को मिल रहा है इसमें। आप देखेंगे कि फिजिकल अपीयरेंस, ग्रूमिंग में भी नहीं वो ध्यान रख रहा है पहले जैसा वो रखता था, ठीक है।
अ, आप देखेंगे कि हो सकता है आपने देखा कि उसके जगह जगह इंजेक्शन के निशान लगे हुए हैं हाथों में, तो समझो वो इंजेक्शन लेता हो सकता है। तो वो भी देखा जा सकता है कि प्रेजेंट। दूसरा, उसके बैग में आप सर्च कर सकते हैं कि कभी कोई निडल मिल गया या कोई पैकेट मिल गया या कुछ गोली मिल गई, तो बीच बीच में जवान बच्चों के आप बैग देख सकते हैं। दूसरा, वो झूठ पकड़ा गया है झूठ बोलते हुए। तीसरा, नेक्स्ट है, आपके घर में अगर ऐसा लग रहा है कि पैसे गायब हो रहे हैं या कोई कीमती चीज गायब हो रही है, तो वो भी एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम। दूसरा, बच्चा अब सीक्रेट सीक्रेट ज्यादा रहता है, सस्पिशियस ट्रिप्स लग रहे हैं, मतलब वो बताएगा नहीं कि वो कहाँ जा रहा है। तो सस्पिशियस ट्रिप्स, सीक्रेट ट्रिप्स लगेंगे, फ्रिक्वेंट ट्रिप्स लगेंगे। टॉयलेट वो बार बार जाएगा, स्कूल में भी वो टॉयलेट बार बार जा रहा है, क्योंकि ऐसी चीजें वो एकांत में लेगा। और घर में भी वो बार बार टॉयलेट के लिए जाता हुआ दिखेगा। ठीक है। और वो इस तरह की बातें दोस्तों में बहुत करता हुआ दिखेगा, सब्सटेंस के बारे में ही बातें करता हुआ दिखेगा। तो ये कुछ वो है जब हम अर्ली इंटरवेंशन दे सकते हैं। हमें बच्चों में थोड़ा, ये बहुत केसेस आते हैं पेरेंट्स को, आप ये सोचो, जिन आज हम ये नशे की समस्या को ऐसा थोड़ा है कि एडल्टहुड में आके ही तो वहीं से चालू हो जाती है, देखा जाए तो। क्योंकि है तो ये एक मानसिक समस्या में आती है। जो लोग अपने कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हैंडल कर पाए, अपने स्ट्रेस को नहीं ले पाए, एडल्ट बच्चे वाली एज में वो एक्सपेरिमेंट तो कर गए, लेकिन घर में इतना ऐसा ऐसा माहौल था कि वो उनको अच्छा लगने लगा उस ड्रग का इस्तेमाल करके, और उनको अवेयरनेस नहीं थी इस चीज को। तो देखा जाए तो बहुत पहले से शुरू हो जाता है ये। अगर हम वहीं इसकी रोकथाम कर लें, सारा माहौल उन्हें दें, हर तरह का उन्हें इमोशनल सपोर्ट दें, उन पे कम्युनिकेशन अच्छा रखे, अच्छा रेपो बिल्ड करें, बच्चों का क्वालिटी टाइम रहे, और बच्चों में इस तरह की थोड़ी नजर रखें। अगर ये दिख रही है तो इसको नजरअंदाज ना करें। मतलब बात इतनी आगे पहुंच गई है कि बच्चा नशे की चपेट में आ रखा है और घर वालों को बहुत बाद में पता चल रहा है। तो कैसे तो घर वाले हैं, जबकि ऐसा नहीं है कि ये वर्किंग पेरेंट्स के ही यहाँ ऐसा हुआ, नहीं, नॉन वर्किंग है, घर में मदर और दादी सब है, लेकिन तब भी पकड़ में नहीं आया, क्योंकि उन्होंने कभी उस वे में देखा ही नहीं। इसीलिए ये मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं ये इसलिए रखे हैं, चाहे वर्किंग पेरेंट्स है या नॉन वर्किंग है, ये थोड़ा सा इनमें बिल्कुल ही आप एकदम नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज की पीढ़ी बहुत जल्दी चपेट में आ रही है। अब आती है ट्रीटमेंट की बारी। तो फिर इस नशे का ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट इसके दो तरीके से चलते हैं। एक मेडिकेशन जो कि साइकेट्रिस्ट देता है, मेडिकेशन किस चीज की? इस जिसको नशे की चपेट में आ चुका है, इस नशे से बाहर निकालने के लिए नशा ही दिया जाता है एक तरीके से, लेकिन एक उसमें मतलब डॉक्टर की सलाह से, डॉक्टर ही देता है। धीरे 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 उसके नशे को कम करना, ऐसे वाला। तो उसमें मेडिसिन के द्वारा किया जाता है। और साथ में, क्योंकि इन इन ये लंबे समय से जब आप ये दवा ये सब्सटेंस ले रहे थे, उसके वजह से काफी सारी मेडिकल कंडीशंस आई, काफी सारी आपकी डिप्रेशन एंजाइटी जैसी समस्या भी आ गई। उनका भी तो इलाज करना है, वो हो गई कोमोबिड कंडीशन। तो उनके इलाज के लिए भी दवा डाली जाती है, यानी दो दो हो गए, एडिक्शन से बाहर निकालने के लिए भी, और एडिक्शन के द्वारा जो ये मेडिकल और आपकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आने लग गई, उनको भी ठीक करने के लिए। तो इसमें साइकेट्रिस्ट का रोल है। अब आता है साइकोलॉजिस्ट, यानी मेरे जैसे व्यक्ति का रोल। तो साइकोलॉजिस्ट, इसमें साइकोलॉजिस्ट का बहुत अहम रोल। साइकोलॉजिस्ट क्या करता है इसमें? सीबीटी, डीबीटी, इसमें स्किल, कैसे लाइफ स्किल्स क्या होते हैं, उनके बारे में सही जानकारी देना, यानी कि उनमें उनकी जो लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है या जो भी है। कहने की बात यह है कि हम लोग दो प्रोसेस इसमें यूज करते हैं, एक मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग और एक मोटिवेशनल एनहेंसमेंट थेरेपी। यानी कि पहले तो उसकी पूरी हिस्ट्री हम लेते हैं, बचपन से लेके अभी तक, चाहे उसके माँ से, पिता से, घर वालों से, खुद स्वयं उस व्यक्ति से पूरी रिकॉर्ड बनाते हैं। पता तो चले कहाँ से बना, क्यों बना, हालात क्या है, क्या घर का ये है, क्या इसका कंडीशन है, हर मतलब उसके हर डोमेन को एनालिसिस करना, और तब बनता है उसमें प्लान ऑफ एक्शन कि इसमें क्या क्या चीजें इसके साथ में काम करने की जरूरत है। तो यहाँ पे फैमिली काउंसलिंग की भी हम बीच बीच में बुलाते हैं, कपल काउंसलिंग, कई बार अगर मान लो कपल में ही ठीक से नहीं है तो कपल काउंसलिंग हो गया। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, बहुत समय से लाइफस्टाइल बिगड़ी पड़ी हुई है,
तो उस पे भी काम करना, उसके भी प्लान ऑफ एक्शंस बनाना। ग्रुप थेरेपी में भी कई बार डालते हैं, क्योंकि एक जैसे कंडीशन अगर सबकी है, वो सब एक जगह बैठे हुए हैं, सब अपने अपने अनुभव बता सकते हैं और ये भी बता सकते हैं सब क्या क्या कर रहे हैं, तो एक दूसरे को देखे वो थोड़ा मोटिवेट हो सकते हैं। तो ये थी हमारी जो मैंने लास्ट आपको बताया, वो इस तरह से काम होता है इसमें। अब आप खुद ही देखिए कितनों को मिलता है, सब कहते तो ये कि नशा छोड़ दो, नशा छोड़ दो। इस तरह से कोई भी इलाज चलता है कि उसको साइकियाट्रिस्ट के पास भी ला रहे हैं, उसको साइकोलॉजिस्ट के पास में भी उसके 1-2 दर्जन सेशंस हो रहे हैं, 12 से 24 सेशंस उसके हो रहे हैं। कौन कहाँ किसको पता ही नहीं कि ऐसे ये काम किया जाता है। अगर नशे से छुड़ाना है तो ये है तरीका। कहाँ करता है, बस उसको नशेड़ी बोलकर, उसको ये बोल के कि ये तो बिगड़ा है, ये तो ये है, कितना उसको उसके साथ कितना खराब व्यवहार होता है। माना कि उसने लेते वक्त में ले ली, उसको कोई अंदाजा नहीं था इसका, लेकिन उसकी वनरेबिलिटी, उसकी सोशल कंडीशन, उसकी जो भी रही हो, कई बार बच्चा ऐसे शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में ज्यादा अच्छा नहीं है, वहीं से उसका सेल्फ स्टीम गिरने लग जाता है। कभी किसी ने ध्यान दिया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चे को कोई बुद्धि की स्तर, वो जो है आईक्यू थोड़ा लो में हो, या कोई लर्निंग डिफिकल्टी तो नहीं है उसमें? कोई एडीएचडी तो नहीं है कि जिसकी वजह से पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती इस बच्चे की? वहां मनोबल बढ़ाना था ना, वहीं से उसका तो शुरू हो जाता है नकारात्मक अप्रोच पेरेंट्स द्वारा, टीचरों द्वारा। ये बच्चे बहुत जल्दी चपेट में आते हैं इनके, और आगे तक फिर लगे रहते हैं। तो कुछ तो यारी दोस्ती में, कुछ मौज मस्ती में, तो कुछ तनाव में, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन हमें अगर इनको इनसे बाहर निकालना है तो उसमें सबको लगना पड़ेगा, और ये है सही तरीका। टीम वर्क होती है इसमें पूरी बकायदा, इसमें एक एक चीज पे काम किया जाता है, और ये आज के टाइम में सबसे बड़ी मानसिक बीमारी है। इसको आप हल्के में नहीं लीजिए, ये बुरी आदत में नहीं रही, ये मानसिक बीमारी में आ गई है। तो बस मैं आज के लिए इतना ही, मेरी तरफ से तो ये था, बाकी आप लोग कुछ जानना चाहते हैं तो पूछ सकते थैंक यू कंचन जी, काफी सुंदर आपका व्याख्यान है। जिनको कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज अपना क्वेश्चन पुट अप करें। जी प्रोफेसर वर्मा जी, आपसे शुरू करें। आपका सर मैं अनम्यूट, बोलूं जी पहले? जय श्री राम। अनम्यूट, हाँ सर सर अनम्यूट करो। जय श्री राम, जय श्री राम। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जो नशे पर इतनी बात बोली। तो मैं इसमें आप सबसे अनुरोध करूंगा, शायद पहले भी अनुरोध किया था, कि हम सब भी इस काम में लगे कि हम लोगों को बचाएं, छुड़ाएं। मैंने अब तक हजारों लोगों को पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू, इन सब से बचाने का प्रयास किया है। और यहाँ तक स्थिति हुई है कि कई बार लोगों को गालियां भी खाई हैं, तेरे बाप का खा रहे हैं क्या, तेरे बाप का पी रहे हैं क्या, हम तो पियेंगे, रोक ले क्या करेगा। तो हम सब इस काम में जुटे कि ये भी एक परमार्थ का काम है कि लोगों को उस तरफ जाने से रोके। जैसे मैं जब उदयपुर जाता था तो पूरी ट्रेन के अंदर स्टिकर चिपकाता था, पान मसाला खाकर मत अपना जीवन बर्बाद करो, बीड़ी सिगरेट पीकर मत अपने जीवन को राख करो। सिगरेट का शराब, जैसे तुमने मुझे जलाया वैसे तुम्हें जला दूंगी, लाखों रुपए खर्च कराकर मुर्दघाट पहुंचा दूंगी। ऐसे स्टिकर में पूरी ट्रेन में चिपका देता था मैं। तो एक बार रात को 2 बजे किसी का टेलीफोन मेरे पास आया कि डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। किस बात का भाई? कि मैं भी पान मसाला खाने आया था, बीड़ी सिगरेट पीने आया था, और मैंने आपका स्टिकर पढ़ा, जुटे। और बहुत सारे दुकानदारों को तो मैंने यहाँ तक रोका है कि भाई ये तो तंबाकू बेच रहे हो, ये बीड़ी सिगरेट बेच रहे हो, इससे ज्यादा कमाई होती है क्या? तो छोड़ दें ताकि हम समाज। थोड़ा सा आपका नेटवर्किंग का इश्यू है सर, आपकी आवाज़ पूरी तरह से नहीं आ पा रही है। और नेक्स्ट है, हाँ वर्मा जी, आप कुछ कह रहे थे।
आप म्यूट हैं वर्मा जी, आप म्यूट हैं। वर्मा जी आप म्यूट हैं। शायद नहीं उन तक बात पहुंच पा रही है। हम्म। वो कोशिश कर रहे हैं। जी मैं एक प्रश्न पूछता हूं तब तक वर्मा जी बात शुरू करें जी। कि जो दो तरह के जैसे लोगों को हम आइडेंटिफाई करते हैं। एक तो यूथ जो हॉस्टल्स वगैरह में है, उनके एक अलग प्रकार की समस्या है। एक जो खासतौर से समाज के नीचे गरीब तबके के लोग हैं, जो कि तो ज्यादातर लोगों को ये समस्या रहती है कि मतलब वो इसको बीमारी मानते ही नहीं कि ये और उनको हॉस्पिटल तक या किसी काउंसलर तक या किसी उसको ले जाना ही सबसे बड़ा एक काम होता है कि वो इसको उस तरह से एक डिजीज के रूप में ट्रीट करें और उनको ले जाएं। और उनके परिवार के लोग भी इतने सक्षम नहीं होते। उनको कैसे ट्रीट किया जा सकता है? देखिए, हम लोग तो डॉक्टर से हमारे हमारे पास तो जो आ रहे हैं, हम तो उन तक ही पहुंच पा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ये अगर उस तबके को भी शामिल करना है कि उन तक भी ये चीजें पहुंचे, तो इसमें और अवेयरनेस और सरकारी उसमें और बड़े कदम उठने चाहिए। क्योंकि हम उन तक में ये वही कर सकते हैं जिनको कि जैसे स्टेट लेवल पे हो गए या गवर्नमेंट लेवल पे हो गए, इस तरह की रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बनाए जाए ज्यादा से ज्यादा। एक तो हमारे समाज में इसको लेके मतलब बहुत कम अवेयरनेस है, इसको उस पर चलता हुआ आ रहा है, ये जीवन का हिस्सा बन गया है। लेकिन कब तक इतना डैमेज कर रहा है जब ये, तो इसमें अब तो इसको उस पर काम करने की जरूरत है। हम लोग तैयार है, हम लोग एक्टिव हैं उसको उसमें करने के लिए, लेकिन हमारे भी एक लिमिटेड वो है। जो हम तक पहुंचा हम उन तक सर्विसेज आ गए। इस लेवल की जैसे आप बात कर रहे हैं, इसमें ज्यादा से ज्यादा काम तभी हो सकता है जब हमारे ही समाज के या हमारे हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे इस तरह के रिहैबिलिटेशंस बने। क्योंकि रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में क्या होते हैं, साइकेट्रिस्ट भी होते हैं और साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं। और बहुत कम उस पे फ्री का रख लीजिए, जैसे नाम मात्र 5 रुपए की पर्ची हो गई या 10 रुपए की, या फिर और भी कम है तो फ्री का कर दें। तो इस तरह की जब ये चीजें होंगी तब जाके इतने बड़े लेवल पे तो तभी हो पाएगा। और बहुत कुछ हो सकता है ये हमारे उस तक में पहुंचते में तो उनको। क्योंकि आप देखिए, अगर मैं ये कहती हूँ कि साइकेट्री और साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजी, इन दो का खर्चा अपने आप में इतना ज्यादा है। क्योंकि साइकेट्री दवाइयां काफी महंगी पड़ती हैं, और फिर अगर वो साइकोलॉजिस्ट के पास आएगा, साइकोलॉजिस्ट एक एक 1.5 घंटा उनके साथ बैठ के हर सेशन में काम करेगा, उसकी फीस अलग से बहुत ज्यादा होती है। तो कई लोगों तो एक तो पता भी नहीं है, अवेयरनेस भी नहीं है, और जिनको अगर अवेयरनेस हो भी, वो आधे में ही छोड़ देगा, पूरा नहीं ले पाएगा, क्योंकि उतना अफोर्ड नहीं कर सकता ये। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा अगर रिहैब सेंटर्स बनाए जाए जिसमें कम सरकार द्वारा ही नियुक्त किए जाए, और बहुत ज्यादा लोग उसमें पहुंच सकते हैं, एक तो ये भी है। जी मैडम बनोट, नमस्कार आपको। हाँ, नमस्कार सर। मैं डॉक्टर केसी वर्मा भिवानी से बोल रहा हूँ। हाँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इतना अच्छी तरह से आपने इन चीजों को एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से चपेट में आते हैं और किस तरह से उनको छुड़ाने के प्रयत्न किए जाते हैं। लेकिन चपेट में आना आसान है, लेकिन छूटने के लिए जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं सब फेल हो रहे हैं। Even rehabilitation center has been established by the state governments in our Haryana, I'm talking particularly, but they don't treat them like you are telling the way. काउंसलिंग के द्वारा नहीं ट्रीट करते उनको, फिजिकली जो है पनिशमेंट और देते हैं वहां पर ले जाकर, और बाहर आकर वो और ज्यादा तेजी से नशा करने लगते हैं। और इसके लिए जैसे आपने बताया, ये बहुत अच्छा है कि नशे को नशे से मारा जाता है, कि दूसरा नशे पे डालकर और उसको फिर धीरे धीरे कम किया जाता है। दिस वंडरफुल थिंग। साइक्लोसाइबिन एक मशरूम आती है और वो कई आश्रम में दी जाती है। उसको लेने से एक तरह से स्पिरिचुअल मेंटेलिटी बन जाती है।
अब वो बैन है, लेकिन इंडिया में और अब्रॉड सही केवल ऑस्ट्रेलिया में ही उसको ओपनली आप ग्रो कर सकते हैं। दैट इज वेरी डिफिकल्ट आल्सो। तो मैं कह रहा हूं कि हम क्या करें ऐसी अवस्था में। आज सारा संसार नशे में डूबा हुआ है। कोई दारू पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई भांग, अफीम, गांजा। पुराने जमाने में पार्टियां होती थी, रेव पार्टीज। राजस्थान में पर्टिकुलरली अफीम की पार्टी, बड़े बड़े मिनिस्टर उसमें इन्वॉल्व थे, पकड़े भी गए थे। तो मैं कह रहा हूं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि या तो सारी दुनिया जो है ध्यान में डूब जाए, और नशे में तो डूबे हैं। तो बड़े में जब आ जाती है थोड़ी बहुत समझ है, तो वो सेल्फ टॉक करके अपने आप को भी क्योर कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है। और हम जितना आपने बताया कि हमें बच्चों को केयरफुल रहना चाहिए, लाइक सीसीटीवी कैमरे की तरह उन पर लगा दिए जाने चाहिए कि वो क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं। तो उस दिशा में। और मैंने देखा, एक बार मैं कोटा गया, राजस्थान में है कोटा, और वहां पर जो है सभी बच्चे इंडिया से एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए, इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए वहां पेरेंट्स उनको भेजते हैं, और उनका इंटरेस्ट होता नहीं। तो मैंने देखा, बात की जाके उनसे, तो वो मैनी मैनी वो ड्रग अब्यूज हो जाते हैं, और यहाँ तक कि कईयों ने तो सुइसाइड कर लिया है। हम अपने स्पिरिचुअलिटी को भूल चुके हैं। हम अपने बच्चों के साथ जाति ना करें। गीता में भी कहा गया है कि अपने स्वयं धर्मम मरणम श्रेष्ठे पर धर्मो भयावह। उनको उनके इंटरेस्ट के विरुद्ध अगर हम उसके साथ करेंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है उनका ड्रग अब्यूज हो जाना। तो ये जी बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया है, वंडरफुली एक्सप्लेन मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया आपका। तो मैं एक चलिए चीज आगे। इसमें हाँ, एक चीज मैं इस चीज के लिए बोलना चाहूंगी। मैंने तो अपनी तरफ से एक प्रयास किया है, पिछले कुछ समय से मैं ये कर रही हूँ। जहां से पनप कहाँ रहे हैं, देखिए, अगर हम बच्चा, मैंने जितनी चीजें बताई जो इमोशनली वीक है या पर्सनालिटी ट्रेट्स ऐसे हैं जी या जी घर जी का माहौल जी ऐसा है, बहुत सारी चीजें, चलिए, सबसे बड़ी बात आती है ये जो टीनेजर, मुझे इनकी ज्यादा चिंता हो रही है। टीनेजर, ये हमारा भविष्य है, ये कैसे जॉम्बिस बन के घूमेंगे क्या? ये आधे नशे में, आधे ऐसे जिंदा लाश बन के। इनके हाथों हमारा देश चलेगा, इनके हाथों हमारी सोसाइटी चल रही है। मैम इनको बचाना बहुत जरूरी है। तो मैंने ये मैम सोचा हुआ था कि ये, हाँ एक, हाँ जी, मेरा नाम नीता त्रिपाठी है। और अभी जो दिल्ली की जो स्थिति है, जो कॉलेज गर्ल्स हैं, मतलब जो दिल्ली यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रही हैं, या जो भी मेडिकल और ये आईआईटीज की जो गर्ल्स हैं, वो इतना ज्यादा ये सिगरेट और ये सब अल्कोहल, जो उनके हेल्थ पर इसका क्या, क्योंकि कहते हैं मातृशक्ति जो है वो तो फिर आगे चल के उनको प्रेगनेंसी और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, और अभी वो इतना जहर भर रही हैं अपने अंदर, तो आने वाले समय में उनके लिए मतलब ये तो बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। इसके बारे में प्लीज मुझे थोड़ा सा आप कुछ बता दें कि मैडम कैसे। देखिए, मैं बताना चाह रही हूँ, मेरा पर्सपेक्टिव इनको लेके काफी अलग रहता है। मैं जी कभी भी ना बिहेवियर पे नहीं फोकस करती हूँ कि बच्चा बच्चा नशा ले रहा है, बच्चा बदतमीज हो गया। मैं इनके पीछे के वजहों में जाती हूँ। अगर एक बच्चा स्मोक कर रहा है, वो ऐसी जगह घूम रहा है, क्या है, हमें इसमें थोड़ा पता लगाना पड़ेगा। नो डाउट टीनेजर पीयर ग्रुप के साथ ज्यादा रहता है, फैमिली और पेरेंट्स से थोड़ा थोड़ा दूर होने लग जाता है, राइट? जहां अगर हम इस नशे को ही ले लें, तो क्या यहाँ पे क्या क्या चीजों पे हमारा शायद कहीं तो सुपरविजन कमी शुरू से ही रह गई। कहीं ना कहीं बच्चे के साथ में हमारा कम्युनिकेशन, हमारा रेपो जो बनना चाहिए था टीनेजर से, है ना, हमने हमने अपने बच्चे बच्चे एक किताब है, अगर हम उस किताब को हमने पढ़ा ही नहीं है ढंग से, तो बच्चे तो हमारे लिए अजनबी हैं। और वो बच्चे अपना कुछ भी कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है कि छोटे बच्चों के साथ में, चाहे वर्किंग पेरेंट्स हैं, नॉन वर्किंग पेरेंट्स हैं, बहुत वक्त बिताए, उस किताब को पढ़ें। एक बार आपने वो किताब पढ़ ली, बच्चा चाहे रेप पार्टी में होगा लेकिन सूखा आएगा, वो इंजॉय करेगा, वो हर तरह के बच्चों के साथ बैठेगा, लेकिन चुनाव उसका होगा। वो क्योंकि एक बहुत उसने, हाँ, बचपन से ही एक वार्मथ के साथ में पला बड़ा है, उसको सही, उसको पता है मुझे कभी घर से न छुपाना पड़ता ना बता, मैं जैसी हूँ जो हूँ, एक्सेप्टेंस मेरे पेरेंट्स ने रखी है, कभी क्रिटिसिज्म नहीं किया, मोटिवेट किया है। ये सारे चीजें ना उसको हमेशा दिमाग में रहेंगे। वो भले नशेड़ी बच्चों के साथ बैठेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो खुद भी नशा करेगा, क्योंकि उसके ग्राउंड्स इतने तगड़े हैं, उसकी रूट्स इतनी तगड़ी है।
तो वो भी कहीं ना कहीं मिसिंग हो रही है। अब की पेरेंटिंग बहुत अलग हो गई है। अब में अगर वर्किंग है तो वो वर्क पे ही बहुत डिवोटेड हो रहे हैं, बच्चों के पास में उनको लग रहा है कि बस सामान दे दिया जा रहा है, घर में बच्चे सब कुछ मिल रहा है बस। और बच्चे अपने डिजिटल उसमें चले गए हैं, अपने मोबाइल में रहते हैं। मोबाइल ने माँ बाप और बच्चों के बीच में गैप ले आया। इस मोबाइल को थोड़ा कम हो जाता और इसकी जगह में कोई जैसे कोई कंबाइंड कोई आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें बच्चे भी और बड़े भी शामिल हैं, समय एक साथ बिता रहे हैं, पूरे दिन भर के उसमें आधा घंटा बैठ के सिर्फ उनको सुन रहे हैं, प्रवचन नहीं दे रहे, कानों से सुन रहे हैं बच्चों को। इससे बनती हैं वो अंदरूनी जो क्वालिटी होती है ना, जो बच्चे को रोकती है, वो रेजिस्ट करती है कि क्या लिया जाए क्या नहीं। ये बच्चे तो वैसे ही वो जैसे हो तो लूज इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, वो कहीं पर भी जाके वो चिपक जाता है। ये तो वो है, वो न्यूक्लियस के साथ में वो बाउंड नहीं हो पाए। तो ये घर से शुरुआत होती है, मैं ये कहूंगी हमेशा। ये बच्चे क्योंकि घर इतने साल वो घर पे रहे, थोड़े से बाहर निकले और वो बहक गए वहां पे। क्यों बहके हैं? तो वो ये छोटे छोटे फैक्टर्स हैं। माता पिता के साथ में उतना जुड़ाव का ना होना, उनका सुपरविजन की पहले से ही कमी होना, कल्चरल इन बच्चों को। अब देखो मेरे ओपीडी में एक माँ आती है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। माँ बेचारी वो सिंगल मदर थी, तो उसने एज अ चैलेंज कि कोई मेरे पेरेंटिंग पे निशान ना उठाए, सवाल ना उठाए, उसने अपने बजट से ज्यादा उसने एक बड़े हाई फाई स्कूल में अपनी बेटी को डाला। हाँ, बेटी को डाला, ठीक है। लेकिन डाला उसने इस पर्पज से था कि उसकी अंग्रेजी अच्छी होगी, वो वेस्टर्न उसका उसका ना वो अच्छा रहेगा और उसका करियर बहुत अच्छा बने। पर हुआ क्या, इतने हाई फाई स्कूल में ये चीजें, वेस्टर्न कल्चर भी तो आ जाती है। अब वो बच्चा कंपेयर करता है और बच्चों से, कैसी माँ हो तुम, घुमाने के नाम पे ज्यादा से ज्यादा मंदिर ले जाती हो, ज्यादा से ज्यादा बाहर एक चाउमीन खिला देती हो, और मेरे सारे बच्चे हैं सिंगापुर जाते हैं, थाईलैंड जाते हो। कंपैरिजन। माँ ने तो ये सोचा था उसकी करियर अच्छा बनेगा इसलिए हाई फाई स्कूल में डाला, और वहां का कल्चर ने, लेकिन वो वेस्टर्न कल्चर भी ले आया उसमें, और इनकी इतनी वो थी नहीं। वहां से उसकी नाराजगी शुरू हो गई अपने, जिसको बोलते हैं ना ओडीडी, ओपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर, यानी बड़ों से खिलाफ हो जाना, बड़ों की सुननी ही नहीं, बड़ों के अगेंस्ट हो जाना। क्योंकि उसको अब बच्चे की भी गलती नहीं है, क्योंकि वहां पे सारे ही वैसे ही हैं। यहाँ से उनमें एक फ्रस्ट्रेशन लेवल डेवलप होने लग जाता है, वजह चाहे कुछ भी हो, वजह कुछ भी हो, जहां थोड़ा फ्रस्ट्रेशन, थोड़ा डिसअटैच्ड, ऐसी चीजें। तो मैंने कहा ना, ये जो रिस्क फैक्टर्स हैं, ये रिस्क फैक्टर जितने बताए, ये है असली वजह। इन रिस्क फैक्टरों में काम करने लग जाओ तो बाहर चाहे पूरे चारों तरफ नशा ही नशा क्यों ना हो, बच्चा नशे में नहीं जाएगा, रुक पाएगा, क्योंकि उन रिस्क फैक्टर जो में काम चले किया। गए हैं, जो जो हैबिचुअल हो गए हैं, उनको फिर कैसे उसमें से बाहर निकाला जाए? हम क्या कर सकते हैं उन बच्चों के लिए? उनके लिए ये किया जा सकता है कि अगर तो वो स्कूल्स में है, जैसे कि मैं हाँ। कर रही, मैं अपनी उस टाइम पे बात रख रही थी, मैं ये कह रही थी कि स्कूल्स में, जैसे मैं अब स्कूल्स में जा जाकर पेरेंट्स की अलग से, पेरेंट्स प्रिंसिपल को बोल दिया कि सारे पेरेंट्स को एक दिन इकट्ठा करो, खासकर ये जो प्यूबर्टी के बाद वाले जो हैं, ठीक है, इनको साइको एजुकेट करना है इन सब्सटेंस एब्यूज से, कितने घातक है ये एक तो ये वाले हो गए जो स्कूल में एडिक्ट हो रहे हैं, ठीक है। और बच्चों को अलग से, कि उनको दोनों को साथ में ना कर दे, बच्चों को अलग से और टीचर्स और उनके जो पेरेंट्स हैं उनको अलग से, इनके अवेयरनेस फैलाना। अवेयरनेस है मेन, क्योंकि मैंने कहा ना बहुत वाले लैक ऑफ अवेयरनेस है, वो तो कल्चर के उसे मस्ती में ले रहे हैं, लेकिन पता है नहीं कि उसने क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो एक तो वो अवेयरनेस के लिए, दूसरा जब हम वो अवेयरनेस फैलाएंगे तो न केवल इनसे होने वाले नुकसान क्या है वही नहीं, जो रिस्क फैक्टर थे जिनके वजह से वो गए हैं, ताकि उसको मैनेजमेंट कर सके पेरेंट्स, उस पे भी काम होगा। सेम चीज यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में आजकल मैं यही तो कर रही हूँ, यूनिवर्सिटीज जा जाके खुद से जा रही हूँ कि मुझे बुलाओ, मुझे बुलाओ, मुझे मौका दो, प्लेटफॉर्म दो, मुझे बच्चों को बचाना है। और उनमें मैं बता रही हूँ अवेयरनेस, तो वो खुश हो रहे हैं कि मैडम आप टीचरों को भी अलग से बताओ। कई बार टीचरों का रवैया भी इतना अच्छा नहीं होता, बच्चे फ्रस्ट्रेटेड होके इन चीजों में जाते हैं, कई बार पेरेंट्स का रवैया इतना अच्छा नहीं होता, कई बहुत चीजें हैं। तो हम वहां पे ऐसे बहुत सारे ऐसे वाले कुछ अरेंज करवाएं, अगर वहाँ की यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस, पेरेंट्स मिलकर ये उनको रिक्वेस्ट करें कि इस तरह के कुछ सेमिनार्स रखवाएं, प्रेजेंटेशंस रखवाएं, यूथ में बढ़ते हुए सब्सटेंस यूज का जो बढ़ रहा है ना उसको लेकर,
और कोई अनुभवी व्यक्ति को बुलाए ताकि वो सही से, जिसने बहुत व्यक्ति देखे हो उस तरह के, यूथ को देखा हो, ताकि वो एग्जाम्पल के साथ में बताएंगे तो वो ज्यादा बच्चे कनेक्ट कर पाएंगे। जो बोलेंगे कि ऐसा एक बच्चा आया था, ऐसा था, वैसे, उसकी कहानी से कनेक्ट कर पाएंगे। तो आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं बीइंग अ पेरेंट। आप लोग ऐसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में रिक्वेस्ट डालिए कि बहुत ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम स्कूल में रखवाइए, कॉलेजेस में रखवाइए, तब हम जैसे लोग कब उस पे काम कर पाएंगे। ठीक है ना? तो वहां थैंक पे यू। हमें मैनेजमेंट पे काम होगा और उनके रिस्क फैक्टर्स पे काम होगा और अवेयरनेस पे, वो खतरा कितना है वो, तब जाके कुछ हो सकता है। यानी कि टीम वर्क है, कोलैबोरेशन है ये, अकेले से नहीं होगा। वो बच्चे बेचारे अकेले नहीं संभाल पाएंगे, उसमें हम सबको लगना पड़ेगा उसमें, ये है उसमें। चलो, हमारी जो योग की क्लास है ये सुबह 5:30 बजे से स्टार्ट होती है। आप योग, ध्यान और खेल को इस नशा मुक्ति के लिए कैसे सहायक मानते हैं? सर ये तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में से एक है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स में। क्यों? नशे की चपेट में जो बच्चा आता है, देखिए मैंने कहा ना, जो एक वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स में मैंने कहा था, जो लोग बोर हो जाते हैं, किक नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो वो या फिर स्टेबिलिटी नहीं है, जल्दी उनका भटकाव होता है। स्पोर्ट्स उन्हें एक्टिव रखेगा फिजिकली और मेंटली। तो वो इसमें भी, मोबाइल में भी वो थोड़ा कम समय जाएंगे। मोबाइल भी एक काफी हद तक एक डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन चीजों के लिए जिम्मेदार है। तो योगा हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, इससे उनकी फंक्शनैलिटी अच्छी बनी रहेगी, मेंटल हेल्थ की भी और फिजिकल हेल्थ की भी। और इन चीजों में उसका दिमाग जरा कम लगेगा, वो इन चीजों में ज्यादा जाएगा। तो इन चीजों के लिए, जब बच्चा अकेला अकेला रहेगा तभी नशा नशे की उसमें आएगा। लेकिन जब बच्चा खेलने बाहर आ रहा है, घर में कम, बाहर ज्यादा खेलता है, ग्राउंड में ज्यादा दिखता है, योगा ज्यादा करता है, तो इसका मौका जरा उससे कम ही मिलेगा। तो ये अच्छा है हर तरीके से। क्यों, मेरे ख्याल से सभी के क्वेश्चन हो गए होंगे और हम 8 से ऊपर चले गए हैं। किसी का कुछ बचा था क्या? कोई क्वेश्चन, कोई बीच में हैंड रेज कर रहे थे? या कैन जी आई? जी जी सर, यस यस। डॉक्टर साहब, सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह से आपने कवर किया। और इस ड्रग डी एडिक्शन तो मैंने जिंदगी में बहुत पहले शुरू किया था, बहुत एजुकेट किया दिल्ली में जब तक था, कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ भी, और हुआ है। पॉइंट एट इशू इज कि क्या हम सचमुच दिल से चाहते हैं कि ये बच्चे या ये जो एडल्ट्स हैं शराब छोड़ दें, ड्रग्स छोड़ दें? नो, वी आर नॉट। हम ऑनेस्ट नहीं है। और अगर ऑनेस्ट हैं तो मैं तो ये बोलूंगा कि ये जितने लोग सुन रहे हैं इस समय, आज के बाद शराब पीना छोड़ दें, तंबाकू खाना छोड़ दें, सिगरेट पीना छोड़ दें, और लोगों को इफ नथिंग एल्स एक दो को भी करेक्ट करना शुरू कर दें, तो इट विल बी अ स्टार्ट एंड वेरी गुड फॉर द सोसाइटी। अगर वो कर दें तो बहुत अच्छा। ये बहुत मेहनत का काम है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम खुद मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं है कि ये कर सके। तो फिर दूसरे को एजुकेट करना, लेक्चर तो बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन अगर हम नहीं करते हैं तो नहीं हो सकता। तो दिल से करें सोसाइटी को चेंज करने के लिए। दैट इज व्हाट आई कैन से। मेरे पास इसके बहुत मटेरियल है, बहुत कुछ किया है मैंने, बट ये जरूरी है कि हम आज से ही शुरू कर दें। ये स्टॉप मीन्स स्टॉप। बार घर में नहीं होगा, सिगरेट घर में नहीं आएगा, दुकान में हम नहीं गुजर। आप गुजर रहे मछली बाजार से और बोलते हैं महक नहीं आए, बात नहीं बनती। ये तो होगा। तो जहां जहां भी है, आई मीन एवरी नूक एंड कॉर्नर देयर इज अ लिकर शॉप। द गवर्नमेंट इज encouraging it because of the tax system, because of the money. If that is what is required to be stopped, it is we who are elderly people to start and start opposing it, then only. ये तो होना होगा, तब तो होगा। लिहाजा टाइम हो गया है। थैंक यू ऑल वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। 2 मिनट में लेना चाहूंगा। मैं प्रैक्टिकल अनुभव बताता हूं आपको। मैंने हजारों लोगों को इस काम से छुड़वाया है, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब से। मैं लॉयंस क्लब में प्रेसिडेंट बनाया गया। मेरे से कहा जी आप प्रेसिडेंट बन जाओ। मैं कहा जी मैं प्रेसिडेंट तो तब बन जाऊंगा, लेकिन मैं क्लब में पूरे साल शराब नहीं चलने दूंगा। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, नहीं हो सकता, किसी और प्रेसिडेंट बना लो। तो जो प्रेसिडेंट बना था उसी को दोबारा बनाया। अगले साल कहने लगे भाई बाकी लोगों नंबर तब आएगा जब
क्योंकि सारे मेंबर मेरे बनाए हुए थे। कहने लगे जब तुम प्रेसिडेंट बनोगे तभी किसी और का नंबर आएगा। तो मैंने कहा भाई फिर ध्यान करो, मैं पूरे साल क्लब में शराब नहीं चलने दूंगा। तो एक सज्जन टोंट कसा, अब क्या होगा पूरे साल में, अब तो सुंदरकांड के पाठ ही होंगे। मुझे दिसंबर में याद आया उसका कि उसने टोंट कसा था। तो मैंने अपने घर पर मीटिंग रखी। मैं जनरली होटल में मीटिंग नहीं रखता था, तो होटल वाले मेरे को देते नहीं थे, मतलब जो आते हैं शराब पी के तोड़ देते हैं प्लेटें व्लेटें, हम आपके लॉन्च क्लब को नहीं देंगे। तो मैंने घरों पर मीटिंग रखी थी। तो अपने घर पर मीटिंग रखी और उसमें सुंदरकांड का पाठ रखा, और उसके बाद कार्यक्रम हुआ। पूरे एक साल मैंने क्लब में शराब नहीं चलने दी। तो ये हम प्रैक्टिकल जब करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। यही बात कहनी थी। धन्यवाद। देखिए, रेया गोयल जी कुछ कहना चाहती है, हाथ रेस कर रखा है। रेया जी, क्या सुन रहे हैं आप? जी मेरा एक क्वेश्चन है। क्योंकि अरे मैं एमएस हाँ जी नमस्ते। मैं वेल, एमए साइकोलॉजी कर रही हूँ ऑलरेडी। तो क्योंकि मैं थोड़े से जो सिम्टम्स हैं वो देख के मैं भी ऑब्जर्व कर पाई हूँ। मेरी फैमिली में बहुत क्लोज एक पर्सन है 38 ईयर ओल्ड। उनके सिम्टम्स काफी ऐसे लगते हैं कि लाइक वो कुछ ऐसा कंज्यूम कर रहे हैं, बट वो प्रोफेशनली काफी अच्छा काफी सक्सेसफुल हैं, और मतलब प्रमोशन भी होते रहते हैं उनके। तो क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि कोई ऐसा कंज्यूम कर रहा है बट वो प्रोफेशनली और वैसे नॉर्मल चल रहा है एकदम, बट पर्सनल रिलेशंस काफी डिस्टर्ब रहते हैं, इरिटेबिलिटी रहती है उनके मूड में काफी, और स्पीच स्पीच जैसे उनकी जनरली बड़ी धीमी धीमी रहती है, नॉर्मली नॉर्मल टोन में नहीं बोलते हैं वो, और सोशली एकदम दूर रहते हैं सबसे। कोई फेस्टिवल होगा तो कमरा बंद करके बैठते हैं अपना अंदर। तो ऐसे कई सालों से। और वो मैरिड नहीं है, और काफी मतलब सब लोग कहते हैं, बट वो एकदम इन सब चीजों से दूर है। आप क्या जानना चाहती हैं? अ, मतलब क्या चांसेस हैं कि वो ऐसा कुछ कंज्यूम कर रहे होंगे? क्या क्या मतलब ऐसा पॉसिबल? जी। देखिए, आपने कहा ना कि वो अपने वर्क प्लेस पे तो अच्छा कर रहे हैं, ठीक है ना। हम्म, इस पे मान लो कोई व्यक्ति है और वो नशा लेता है, नशे के वजह से हर नशा कब बीमारी बनती है, कब हम उसे कहते हैं ना कि वो बीमारी है, मानसिक समस्या बन गई है, जब नशा आपके पर्सनल ग्रोथ को रोक रहा हो, आपके रिलेशनशिप को खराब कर रहा हो, फैमिली लाइफ को खराब कर रहा हो, फाइनेंशियल लॉस कर रहा हो, सोशल लाइफ को डैमेज कर रहा हो, ठीक है, आपके मेंटल हेल्थ को खराब कर रहा हो, आपके फिजिकल मेडिकल हेल्थ को खराब कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। तब ये नशा जो है ये एक बीमारी का रूप ले लेती है। अदरवाइज नशा बीमारी नहीं है। नशा का इतना ज्यादा आपके डोमेन में घुस जाना कि उसने अब आपको बीमार कर दिया, ठीक है, तब जाके ये बीमारी कहलाती है। हो सकता है उस व्यक्ति का आईक्यू अच्छा हो, इसीलिए आईक्यू अच्छा होने की वजह से उनका जो है ना ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ एन, जिसको बोलते हैं ना कि ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू थिंक रैशनली, टू एक्ट पर्पसफुली एंड डील इफेक्टिवली, वो उनके आईक्यू अच्छे होने की वजह से वो अपने काम धंधों में उनका ठीक चल रहा होगा। ओके, लेकिन ईक्यू में जरूर कहीं ना कहीं, जैसे रिलेशनशिप, हम्म, स्ट्रेस टॉलरेंस, इमोशनल रेगुलेशन, यहाँ उनका थोड़ा सा वीकर साइड में हो सकता है और वहां वो अफेक्ट हो जाते होंगे, उसके लिए वो नशा ले लेते होंगे। लेकिन वही है कि जब तक कि उनके इतने डोमेन पे अगर वो इतना कोई प्रभाव नहीं आ रहा है, आदमी ले रहा है, वो जब आने लग जाता है, वो बीमारी का रूप ले लेता है, तब फिर वो उसको आना ही पड़ता है इलाज के लिए। लेकिन धीरे धीरे ये इसमें कन्वर्ट हो सकते हैं अगर उसके प्रिकॉशंस ना लिए जाएं या स्ट्रेस पे बात नहीं की जाए वगैरह, ये है। तो क्या जिया अभी के। फिर जी हाँ जी। एक ये था कि फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि वो मतलब इतने सक्सेसफुल हैं तो उनमें ये एक एटीट्यूड भी है कि हाँ मैं तो परफेक्ट हूँ। तो उनकी हम हेल्प कैसे कर सकते हैं? उनकी क्योंकि प्रॉब्लम तो उनकी दिख रही है कि उन्हें लाइफ में प्रॉब्लम तो हो रही है। बेटा यहाँ पे ना उन- मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। एक चीज, ऐसे लोगों की तो हम भी हेल्प नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेजेस ऑफ चेंज के भी ना स्टेजेस बने हुए, जिसको हम बोलते हैं प्री कॉन्टेम्पलेशन, कॉन्टेम्पलेशन, फिर आता है प्रिपरेशन वगैरह। यानी कि पहले जो व्यक्ति आया उसको इंसाइट तो हो
कि कुछ मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, मेरे कुछ बिहेवियर ऐसे हैं जो मुझे कहीं डैमेज ले जा सकते हैं। अगर उसको एक्सेप्टेंस है, नहीं नहीं ये तो मेरे को अच्छा लगता है, यानी वो इंसाइट ही नहीं है, उसको इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा है, कुछ डैमेजिंग नहीं लग रहा है। तो बेटा उनका तो आप जबरदस्ती डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर सकते। हाँ वो तब कर सकते हैं एक बार, अगर मान लो जैसे हमारे पास मिलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं स्टेजेस से, जैसे मान लो कोई प्री कॉन्टेम्पलेशन स्टेज में, यानी इंसाइट ही नहीं है कि गलत जा रहा हूँ, गलत चुन रहा हूँ, गलत मैंने ये चूज किया हुआ है, उसको हम अपने उसके क्या प्रॉस एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं क्या नहीं, अगेन और बहुत बहुत पोलाइटली, क्योंकि उनका सेल्फ ईगो भी हर्ट ना हो, बस अपने उस पे उनके नशे पे ना बात करते हुए, बस ये बात करते हुए कि इस तरीके का अगर नशा चलता रहा तो क्या आपके पोटेंशियल जो है वो आगे तक उतने चल पाएंगे जितना आप डिजर्व करते थे। तो हम लोग मतलब प्रश्न चिन्ह उन्हीं की तरफ रखना, उनको ये ना बोलना डायरेक्ट कि नशा छोड़ो, ये नहीं, नशा छोड़ने का निर्णय तो उन्होंने ही लेना है, लेकिन उनके वो इंसाइट डेवलप करने का काम हमारा होता है, पर पहले वो हम तक पहुंचे, तो वो उस स्टेज से दूसरे स्टेज में लाना हमारा काम है, फिर दूसरे स्टेज से तीसरे स्टेज में लाना। ठीक है, तो यही काउंसलिंग में किया जाता है, काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल है, वो इंसाइट नहीं है उसके अंदर इंसाइट भरना। लेकिन हम मुंह से कभी नहीं बोलते, हम परिवार ने हम ये नहीं बोलेंगे नशा छोड़ दो, कैसे छोड़ दो भाई नशा, ऐसे छूट जाता है नशा, वो नशे का सब्स्टिट्यूट, वो नशा क्यों ले रहा है, किन कंडीशन में ले रहा है, क्या है क्या नहीं है, उसके अंदर से आनी चाहिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन, किसी के बोलने से नहीं, इन्फ्लुएंस होके नहीं, अंदर से। तो बेटा उस पर ये हमें सबसे पहले स्टेज देखनी पड़ती है, कौन सी स्टेज में ये इस तरह से चलता है। लेकिन डेफिनेटली किसी ना किसी बहाने से हम लोग तो ऐसे बुलाते हैं कि अगर मान लो वाइफ बहुत परेशान है अपने हस्बैंड के नशे को लेके, और बच्चे भी असर कर रहे हैं, तो मैं ऐसे बुलाती हूँ उन्हें कि एक काम करो, हस्बैंड को बुलाओ, बोलना बच्चे के रिगार्डिंग बात करनी है, बच्चा एकेडमिकली अच्छा नहीं कर रहा है ना, तो इसीलिए मैडम को बात करनी है, आप इसलिए बुलाओ, डायरेक्ट ये बोल के नहीं, उसका तो ईगो ही हर्ट हो जाएगा। तो फिर उसमें बच्चे में मैं ये इनडायरेक्टली मैं वो नशे की तरफ इशारा कर देती हूँ, क्यों बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है, उसकी जेनेटिक वनरेबिलिटी है, घर का एनवायरमेंट है, समझ रहे, ताकि वो मजबूर हो जाए सोचने के लिए। तो ये होता है बेटा। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। जी, दीप जी आप समापन करवा लेना। थैंक यू। बहुत सुंदर ये था, और इसको मेरे ख्याल से एक तरह से आप योग और ध्यान की ओर भी उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके साथ में भी आप इसको जोड़ सकते हैं। बिल्कुल बस। बिल्कुल, हम जी, जोड़ते हैं। थैंक यू मैडम कंचन थैंक डोभाल जी। नशा उन्मूलन पर आपका जो व्याख्यान था वो अत्यंत ज्ञानवर्धक भी रहा, प्रेरणादायक भी रहा। पता है हम सबको, लेकिन इतना डीपली हम लोगों ने कभी इसके बारे में ध्यान नहीं दिया, और जागरूकता फैलाने वाला भी है। आपने विषय को बड़े सरल और व्यवहारिक ढंग से इसको प्रस्तुत किया, और हमारे सभी योग साधकों ने इसको गहराई से समझा है। और आपके इस बहुमूल्य समय और मार्गदर्शन के लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। जब भी हम आपको बुलाते हैं आपने कभी भी ना नहीं बोला। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिन पर मैं एक लिस्ट ही आपको भेजा था, तो उस पर कभी फिर हम चर्चा करेंगे। और क्लास को समापन कंचन की। जी असाधारण स्पीकर हैं, बहुत एक्सप्रेसिव हैं। ये तो इतने कभी मेडिकल डॉक्टर को हमने इतना एक्सप्रेसिव नहीं देखा। कंचन जी बहुत बहुत अच्छी आपका नहीं, जो वक्ता है। एक्सप्रेशन, हाँ, जो हाथों का इशारा है, मुझे अपने फिजिक्स वाले टीचर की याद आई। वो एक बार हाँ। अपनी क्लास में हमें जो है जड़त्व जो है ग्रेविटी उस पर व्याख्यान दे रहे थे, तो उनके हाथों के इशारे से वो थोड़ी देर के बाद एक लड़का उनका डांस ही देखता रह गया। तो कभी वो पैर उठा रहे थे, कभी हाथ उठा रहे थे, तो उन्होंने कहा क्यों भाई, बहुत। क्या मैंने जो बोला वो बताओ क्या कहा। तो वो लड़का एकदम से ध्यान से हट गया, वो कहने लगा मैं तो आपका डांस देख रहा था। नहीं नहीं, लेकिन हाँ। एक्सप्रेशंस के साथ कई बात जो कही जाती है वो हृदय तक ओ, जाती है। हाँ। बहुत बहुत अच्छा, और खास तौर से जिस कैटेगरी को आप एड्रेस कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत जरूरी, जरूरी है। बहुत जरूरी। धन्यवाद थैंक यू दीप मैडम। जी। थैंक यू क्लास सो को मच। समापन की ओर ले जाने से पहले सभी लोग कमर और गर्दन सीधी करें। एक दीर्घ ओम का उच्चारण, तत्पश्चात शांति पाठ। भरें गहरा लंबा सांस। ओ।
ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाय शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। उस क्षण इस शांति को महसूस करते हुए दोनों हाथों को आपस में जोड़ें, घर्षण करें, तेजी से घर्षण करें और उससे निकली हुई ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर लगाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ कल सुबह फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।